नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा की आत्मकथा, यानी मेरी कहानी मेरा अंतर्द्वंद। तो साथियों, इसके लेखक है गंगा प्रसाद गंगेश। ये इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में आपने सुना होगा कि एक प्रौढ़ा स्त्री होती है और वह एक पर्वत पर चढ़कर अपने किए गए कर्मों से परेशान थी वो, और एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर वो गंगा में छलांग लगा देती है। किस प्रकार एक नाविक उनको बचाता है और उसके बाद उनका इलाज चलता है, और किस प्रकार वो एक जुलूस को आवाज से उनकी तंद्रा भंग होती है लगभग 4-5 महीने बाद, और उस जुलूस की आवाज से, जिसमें दुर्गा देवी की जय, दुर्गा देवी की जय हो रही होती है, वो उसके पीछे भागती हैं और फिर वो कहती हैं कि उस जुलूस को देखकर उन्हें होश आता है और गांव वालों से कहती हैं कि आप सभी मुझे पत्थर मारो, मैंने बहुत बुरा किया, काम किया है। तो गांव वाले अपने मां मूल निवासी होने के नाते कहते, हमारी सभ्यता ये नहीं है, और हमारी सभ्यता है कि हम लोगों को मदद करते हैं, हम आपको मारेंगे नहीं, अपनी कहानी निर्भीकता से सुनाइए। तो फिर वो प्रौढ़ा स्त्री शुरू करती है कहानी सुनाना। वहीं पर वो वीडियो खत्म हुआ था और मैं यहां पर वही कहानी वहीं से आरंभ कर रहा हूं। तो यहां पर वो प्रौढ़ा स्त्री अपने बचपन की कहानी बताती है कि उनका बचपन का नाम क्या था और उनके साथ कैसे क्या हुआ। अपनी अपबीती वो आपको सुना रही हैं, और वीडियो के आखिरी तक देखते रहिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो से मिलेंगी। फिर मेरे बचपन का नाम अमृता पुष्पम था। क्या था? अमृता पुष्पम। किसका नाम? वो जो प्रौढ़ा थी, जो अपने आप को मारने के लिए लोगों के बीच में कह रही थी। मेरे पिता ब्राह्मण सम्राट विष्णु थे, मेरी मां चंचला थी। पिताजी मेरी मां को लक्ष्मी कहते थे। पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए, यह कहते हुए मैंने लोगों के मुंह से अनेकों बार सुना है। मेरी मां प्रत्येक रात शराब की सुराही लेकर निकलती और किसी दूसरे के घर में ही खाती पीती और वहीं सो जाती थी। सुबह के 4 बजे ही लौट आती थी। घर से बाहर जाते समय और आते समय किसी न किसी वज्रमूर्ख को साथ अवश्य लेती थी। लोग उसे उल्लू कहकर संबोधित करते थे। वह उल्लू कोई और नहीं बल्कि आप सरीखे मूल निवासी बहुजन के ही सदस्य होते थे। मेरा जन्म हुआ, यानी जो प्रौढ़ा कह रही है, मेरा जन्म हुआ, फिर भी मेरी मां की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। रात के समय जब मेरी मां नहीं होती तो मैं जोर जोर से रोने लगती। मेरा रोना सुन विष्णु जी को अच्छा नहीं लगता था। वे अलमारी खोलते और जहर की बोतल निकालकर उसकी एक बूंद मेरे मुंह में डाल देते थे। मेरा रोना बंद हो जाता, नींद आ जाती। कब रात गई, कब मेरी मां आई, मुझे पता नहीं चलता। यह क्रम लगातार 5 वर्षों तक लगातार चलता रहा, और अब जहर के एक बूंद से मेरा काम नहीं चलता था। मैं स्वयं जहर का प्याला अपने मुंह में उड़ेलने लगी। 10 वर्ष होते ही मैं पूर्ण विष कन्या बन गई। जो कोई भी मेरे ओंठ का चुंबन करता, उसकी मौत वहीं हो जाती। यह देखकर विष्णु महाराज बहुत खुश हुए। अब मैं पातालपुरी में रहती थी, जो आज का अविसीनिया नगर शहर है। मेरे विष कन्या बन जाने से विष्णु महाराज जी महत्वाकांक्षा आकाश छूने लगी। उन्होंने भारत विजय का सपना देखा। वह सपना भी रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में और पूरे होशो हवास में। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने 20 कन्याओं को बनाने में अपना सारा समय लगा दिया। देखते ही देखते 108 20 कन्याएं बनकर तैयार हो गई। इन्होंने ईरान में और आंध्रालय यानी ऑस्ट्रेलिया से इंद्र और ब्रह्मा को निमंत्रण देकर पातालपुरी बुलाया। कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। योजना बनी भारत विजय की। सभी 20 कन्याओं को प्रशिक्षित करने का दायित्व स्वयं विष्णु ने लिया।
इंद्र ने इस कार्य हेतु 108 करोड़ सोने का दीनार यानी सिक्का दिया। 1 वर्ष में हम सभी 20 कन्याएं प्रशिक्षित हो गईं। मेरा बचपन बीत गया, जवानी दस्तक देने लगी। और इसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे नगर बधू बना दिया। ब्रह्मा ने मेरी उन्मत्त जवानी को देखा, देखते ही मुझे महामाया कहकर संबोधित किया। इंद्र ने मुझे पतालपुरी का नगर बधू घोषित कर दिया। मेरी ख्याति इतनी बढ़ गई कि कई संभ्रांत देशों से लोग मेरे पास आने लगे। और शुरू होता है अब भारत विजय का अभियान। भारत सोने की चिड़िया थी, इसे देखने और पाने की ललक भी महत्वाकांक्षी हो जाना स्वाभाविक था, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर क्या होता है, वशिष्ठ ने योजना बनाई और इंद्र ने कार्य रूप दिया। 500 सैनिकों के साथ हम सिंधु घाटी की ओर चल पड़े और चलते चलते हम लोग डाबरकोट पहुंच गए। पहला पड़ाव हम लोगों ने यही बनाया। यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था, लोग सभ्य और सुसंस्कृत थे। सिंधु नदी यहां से 50 किलोमीटर दूर थी। सिंधु नदी से 50 किलोमीटर हड़प्पा की दूरी थी। बाईं ओर 200 किलोमीटर मोहनजोदारो था। हम लोग हड़प्पा की ओर चल पड़े। रास्ते में हत्या और लूटपाट करते हुए आगे बढ़ते गए। 5 महीने बाद हम सभी हड़प्पा की सीमा पर पहुंच गए, जो भारत का द्वार था। कहानी फिर शुरू होती है हड़प्पा में प्रवेश की। हड़प्पा की चौकसी यानी पहरेदारी के सामने एक कदम भी आगे बढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं था। यानी विश्वविद्यालय देखने और अध्ययन के नाम पर मात्र ब्रह्मा, इंद्र, नारद मुझे हड़प्पा प्रवेश की अनुमति मिली। यानी हड़प्पा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वहां पर शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, देखने के लिए कि हम अतिथि आए हैं, हम जिसे बोलते हैं यात्री आए हैं, हम उसे देखना चाहते हैं कि यहां पर कैसे है। तो इस नाम पर इनको यहां प्रवेश की अनुमति मिली और इसी नाम पर हम गुप्तचर बनकर पूरे हड़प्पा का निरीक्षण करने लगे। वहां की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई। आकाश को छूने वाली अट्टालिकाएं, चौड़ी और पक्की सड़कें, सड़कों के किनारे सराय, विश्राम गृह देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैं गांव की ओर चली गई। वहां भी शहर की तरह सारी सुविधाएं देखने को मिली। महिलाएं भी शिक्षित थी। समता और भाईचारा सर्वत्र देखा गया, कहीं कोई भेदभाव नहीं। हम लोगों ने विश्वविद्यालय भी देखा। 10,000 छात्राएं वहां अध्ययनरत देखे गए। जड़ी बूटियों का विशाल उद्यान भी देखा, जहां वैदराज धन्वंतरी रहते थे। हमने राजाओं के सैन्य बल की पक्की जानकारी ली और लौट गए अपने पड़ाव में। फिर शुरू होता है क्या, अगला मूवमेंट कि हमें करना क्या है। वो अगला मूवमेंट क्या है, दुर्ग विजय का चक्रव्यूह। यानी क्या है ये, आगे आप जब देखेंगे तो इस दुर्ग विजय का चक्रव्यूह आपको पता चलेगा कि आखिर ये चक्रव्यूह रचा क्यों गया था। सिंधु घाटी के किसी भी राजा को सीधी लड़ाई में जीत पाना संभव नहीं था। हमने खूब विचार किया। तय हुआ जिस जंगल में राजा शिकार खेलने जाते हैं, उसी जंगल में छिपकर चक्रव्यूह की रचना की जाए। और वो चक्रव्यूह की रचना क्या थी, ये अब आपको पता चलेगा। ये चक्रव्यूह की रचना थी, हमारे पास एक प्रशिक्षित बाघ था। हम उसे जंगल के बीच में रखते थे। बाघ के दहाड़ सुनते ही राजा जंगल में घुस जाते। फिर हम उन्हें अपने माया जाल में फंसाकर हत्या कर देते थे। इंद्र उस मरे हुए राजा का सिर काटकर राजमहल के सामने पेड़ पर लटका देते और अपने सैनिकों के साथ हमला बोलकर आसानी से दुर्ग पर अधिकार कर लेते थे। मैं स्वयं दुर्ग पर विजय पताका लगाती थी। इंद्र ने इस दुर्ग विजय का श्रेय मुझे दिया और दुर्गा की उपाधि से सम्मानित किया। तभी से मैं दुर्गा कही जाने लगी। साथियों, ये कहानी आपको अब स्पष्ट हो रही होगी। पीछे आप जिस प्रौढ़ा स्त्री की बात कर रहे हैं, वो प्रौढ़ा स्त्री अपनी आत्मकथा सुनाते हुए यहां तक पहुंची कि उसने अपना नाम बता दिया। और उसने अपना नाम बता दिया तो अब कहानी में और भी ट्विस्ट आ जाता है कि आगे क्या होना है, ये आप देखिए। तो देखिए, आप ही दुर्गा जिसे मैंने गंगा की जलधारा से बाहर निकाला,
और वैदराज महेंद्र किस्कू ने अपनी चिकित्सा के चमत्कार से आपको खड़ा किया है? प्रवीण निषाद ने गंभीरता से कहा। जब उन्होंने कहा कि मैं दुर्गा हूं, तब वहां पर जो खड़ा था उस व्यक्ति ने, प्रवीण निषाद ने कहा कि आप ही दुर्गा हैं। हाँ हाँ, मैं ही हूं वह देवी दुर्गा, प्रौढ़ा नारी ने विश्वास के साथ कहा। प्रवीण निषाद ने सुखद आनंद का अनुभव किया। दुर्गा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे मूल निवासी बहुजनों, इंद्र को राजा बनने और मुझे दुर्गा होने की खबर कैलाशपति शंकर को मिल गई थी। महाराज कैलाशपति शंकर दल बल के साथ हड़प्पा आ गए। इंद्र और कैलाशपति शंकर में युद्ध होने लगा। मात्र एक ही दिन के युद्ध में इंद्र खूब वमन करता हुआ पराजित हुआ। वमन यानी उल्टियां करता हुआ पराजित हुआ। ब्रह्मा और विष्णु किसी तरह जान बचाकर भाग गए। मैं भी भागकर छिप गई। इंद्र बंदी गृह में डाल दिए गए। साथियों, ये थी कहानी का दूसरा भाग। और इस कहानी में देखिए, इंद्र को शिवजी ने यानी शंकर जी ने बंदी बना लिया, उन्हें अपने बंदी गृह में डाल दिया, और दूसरी तरफ हड़प्पा को पुनः उन्होंने मुक्त किया और विष्णु और ब्रह्मा वहां से डर के मारे भाग गए। और ये बिचारी जो आत्मकथा सुना रही प्रौढ़ा है, यानी उस समय की वो दुर्गा, वह भी वहीं पर छिप गई अपने प्राण बचाने के लिए। तो साथियों, आपको ये कहानी आज की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो और आपको खूब मजा आया हो इस दुर्गा की आत्मकथा से, लेखक ने क्या बड़े ही मार्मिक ढंग से दुर्गा की इस कहानी को संजोया है। और आगे के भाग में आप देखेंगे, यहां पर अभी तो हड़प्पा के जो शंकर जी ने खदेड़ा था, और इस शंकर जी के साथ आगे ये लोग क्या करते हैं, और शंकर जी के साथ क्या करते हैं, साथ ही भारत के अन्य राजाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आप बने रहिए जागो पंच के साथ। और अगर आपको लगता है कि जागो पंच अच्छा कहानी, अच्छा वीडियो आपको प्रस्तुत करता है, तो इसे लाइक करें, और साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।